हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सबको। और आज मेरे सामने बीए पार्ट 2 आरबी हिंदी का एक पहला चैप्टर है। महात्मा गांधी का एक निबंध है। इसमें नाम है निबंध का, अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं। अंग्रेजी मोह जैसे ही बात हम करते हैं अंग्रेजी के मोह की, तो मैं ये इतना कहूँ कि इस चैप्टर की उपयोगिता इसलिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जैसे ही हम किसी भाषा के प्रति मोहग्रस्त होते हैं, तो भाषा की जो संकल्पना है कि वह जैसे 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पर वाणी, इस तरह की। तो भाषा में जो विविधता आती है और उसकी जो क्षेत्रीयता के कारण जो उसका एक ख़ास तरह का रसबोध क्रिएट होता है, वह जैसे ही हम एक भाषा के प्रति मोहग्रस्त होते हैं, तो वह लगभग समाप्त हो जाता है। और इसका इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब भाषा कोई विदेशी भाषा हो, तब तो वह निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदेह होती है उन लोकल लैंग्वेजेज के लिए, जो कि अपने देश में बोली जाती है। हम आम तौर पे ये जानते हैं कि यह देश बहुत सांस्कृतिक और बहुभाषीय देश है। यहाँ बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती है और उसी भाषा के साथ-साथ उसकी एक परंपरा भी निवास करती है इस देश में। जैसे ही हम बात करते हैं अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं, इस चैप्टर के आधार पे, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि इस चैप्टर को या इस निबंध को लिखने वाले महात्मा गांधी, जो खुद इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे और इसके बाद बैरिस्टर थे, तो उन्होंने ऐसी क्या ज़रूरत महसूस की कि अंग्रेजी को जानने से या फिर उसके प्रति एक आग्रह रखने से वो मूर्खता की श्रेणी में गिनी जाएगी? ऐसा क्या कारण था? सबसे पहले बात ये है कि इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ दोहों को मैं सुनाना चाहता हूँ। भारतेंदु ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एके शूल। दूसरा दोहा है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बिन निज भाषा ज्ञान के रहे हीन के हीन। तो इन दो दोहों के बाद अगर मैं ये कहूँ कि जो जो चिंता भारतेंदु की थी, भारतेंदु का जो समय है वह 1850 से लेकर के 1885 है। गांधी का भारतीय राजनीति में आना होता है 1915 के बाद। और 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु होती है। भारतेंदु युग को हम लोग जागरण काल मानते हैं और फिर द्विवेदी युग का समय आता है। हिंदी साहित्य में जो द्विवेदी युग का दौर होता है और गांधी जी का एक तरह से उसी दौर में पदार्पण होता है भारतीय राजनीति में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। उस दौर में गांधी जी ने उसी दौर में हिंदी में हम देखते हैं कि द्विवेदी युग कविता की भाषा को भी हिंदी बना रहे हैं। भारतेंदु ने पत्रकारिता तथा अन्य जो गद्य का जो विषय है उसकी भाषा हिंदी भारतेंदु युग में हो चुकी थी और द्विवेदी युग में कविता की भाषा भी हिंदी बना दी जाती है। सरस्वती पत्रिका इस मुहिम में आंदोलन चलाती है और मैथिली शरण गुप्त आदि बहुत सारे उनके समय के कवियों ने मिलकर हिंदी को जनमानस की भाषा के रूप में इसे प्रचारित किया, राष्ट्रभाषा के तौर पे इसे अंगीकार करने की कोशिश की। इस समय गांधी लिखते हैं, अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं। मैं एक बात बता दूं कि मोह की बात हो रही है, अंग्रेजी को जानने के विरोध में गांधी नहीं है। अंग्रेजियत के प्रति जो मोह है भारतीय समाज में, उसके बारे में गांधी लिख रहे हैं। उसके बारे में गांधी लोगों को, भारतीय जनमानस को आगाह कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के चैप्टर्स की जरूरत पड़ी। दिक्कत ये है कि अगर हम अंग्रेजों को भगा भी देते हैं देश से, गांधी ये समझ रहे थे कि अगर हम अंग्रेजों को यहाँ से निकाल भी देते हैं, मगर यदि अंग्रेजी भाषा का जो एक आग्रह है लोगों में, उसके प्रति जो मोह है,
अगर वह बना रह गया तो फिर हम अंग्रेजों को निकाल सकते हैं, पर अंग्रेजी सत्ता को नहीं निकाल सकते हैं। हर जगह अंग्रेजी की सत्ता बोलेगी, बैठेगी और भारतीय चेतना को, भारतीय जो मनस चेतना है उसको खारिज करेगी, उसको हतोत्साहित करेगी। गांधी जी इतनी बात समझते थे। अब इसमें आज हम देखें, अपने ही समय में देखें कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिसके कारण कि गांधी जी का ये जो निबंध है बेहद प्रासंगिक नजर आता है। उसमें हम आज गौर करें अपने परिवेश पे, तो हम देखते हैं कि शिक्षा की ही बात कर लें तो आज हमारे घरों में, आम घरों में एक गरीब से गरीब किसान भी वह ये चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी जाने। ये क्यों चाहता है? ये इसलिए चाहता है कि उनको ये बताया गया है, उनको ये समझाया गया है, उनमें यह बातें मतलब उनको सोच में डाल दी गई है कि अंग्रेजी अगर कोई बच्चा पढ़ लेगा तो उसको नौकरी अच्छे से मिल जाएगी। यही बात ठीक आज़ादी के दौरान, मुगल पीरियड के बाद, चाहे वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, हर आदमी उस दौर में उर्दू पढ़ना चाहता था, फारसी सीखना चाहता था। प्रेमचंद के बारे में हम जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के बहुत ही अच्छे रचनाकार रहे। प्रेमचंद ने उर्दू में ही लिखना शुरू किया था। उस दौर में भी ऐसी ही बातें थी कि अगर फारसी पढ़ लेगा कोई तो वह खाली नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वह सत्ता की भाषा है। अंग्रेजी पढ़ के आज भी ये आग्रह मन में लोगों के है कि अगर कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ लेता है तो वह निश्चित रूप से एक आम समुदाय में सबसे ऊपर समझा जाएगा और उसे नौकरी आदि मिलने में बहुत ही सरलता होगी। हमें इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि नौकरी मिलने में जल्दी सफलता मिल सकती है एक अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे को, हो सकता है, ये बात सच है। मगर इसके प्रति जो आग्रह है, दूसरे को नीचा समझने की जो भावना मन में आ जाती है, शिक्षा के साथ-साथ जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में जो अंग्रेजियत आती है, हमारा जो पहनावा-ओढ़ावा ये बदल जाता है। हमारा जब रहन-सहन बदल जाता है, हम जब अपने आप को एलीट समझने लगते हैं, हम जब अपने आप को किसी आम परिवार से ऊपर उठा हुआ समझने लगते हैं, जो कि खुद को भ्रमित करने वाला एक कारक जैसा है, तो ऐसी स्थिति में हम सच्चाई से मुँह मोड़ लेते हैं और उस आम समुदाय से कट जाते हैं जिससे कि हम पैदा हुए। और इसलिए जो एक खाई क्रिएट होती है समाज में, ऊंच और नीच के बीच, उसमें अंग्रेजी एक बड़ा उपकरण साबित होती है। और इस उपकरण को ही गांधी समझ रहे थे और इसीलिए गांधी कहते हैं कि अंग्रेजी के प्रति मोहग्रस्त होने से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। आज हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो भाषा है, जो जिसमें कामकाजी भाषा हो गई है ऑफिसों की, वह निश्चित रूप से हम मानते हैं कि अंग्रेजी या फिर मैंडारिन पहले पंक्ति में हो सकती है। मगर मैं ये कहूँ कि ये इसलिए ऐसा है क्योंकि पाठ्यक्रमों की भाषा, किताबों की भाषा हमने मातृभाषा में या हिंदी में डिज़ाइन नहीं की। हमने तैयार नहीं किया, इसलिए ऐसा है। अगर हम दूसरे देशों में जाएँ तो इज़राइल में अंग्रेजी नहीं है। उसकी जो पठन-पाठन की भाषा है, वो वहाँ की अपनी निजी भाषा है। चीन में जाएँ तो चीन का विकास मैंडारिन के रास्ते से हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के इस पाठ के आधार पर हमें एक तरह से ये आगाह किया गया है कि हम अंग्रेजी जानकर, अंग्रेजियत को ओढ़कर हम किसी दुनिया के देशों के का खरीदार नहीं बने। अगर हम खरीदार बन जाते हैं तो हम उत्पादक नहीं रह जाएंगे। गांधी इस बात के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं और हमारा जो अपना आचार विचार है वह विदेशी जैसे ही होगा या अ, विदेशी भाषा के प्रति आग्रह रख के जो अनायास हम उस संस्कृति की ओर बढ़ेंगे, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होगा कि सामाजिक और पारिवारिक स्तरों पर संवादहीनता क्रिएट होगी
और उस संवादहीनता के कारण एक जो निम्न वर्ग का आदमी है या फिर निम्न वर्ग ना कहें, जो हिंदी जानने वाला है, जो लोकल बोलियाँ जानने वाला है, वह उस अंग्रेज़ी आदमी से कटा फ़ील करेगा, वह जुड़ नहीं पाएगा। शायद इसीलिए गांधी जी ने भारतीय आंदोलन के दौरान अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेज़ी नहीं जानता है। ये इसलिए गांधी जी ने कहा था क्योंकि अ, क्योंकि जो आम जनमानस है, जो आम जनता का जो समाज है, वो एक बहुत बड़ा समाज है, वो सबसे बड़ा विशाल समाज है। उसके पास अपनी ताकत है। भारत कहते हैं भारत गाँव का देश है। तो गाँव की भाषा जो है, उस भाषा में किसान काम करते हैं, बुनकर काम करते हैं, जो समाज का आपसी लेन-देन होता है, वो पूरी की पूरी व्यवस्था उसमें चलती है। मगर जैसे ही हम एक भाषा के प्रति आग्रहशील हुए, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान उस उस जो क्रियाशील समूह का उसके साथ हो जाएगा। उसकी अपनी ज़ुबान कट जाएगी। उसके पास एक अपनी ज़ुबान होते हुए भी वह अपने को गूँगा पाएगा। एक मनोवैज्ञानिक क्षति होगी समाज की, जिससे कि उभरना सदियों में भी पार नहीं पाया जा सकता है। सदियों में उभरा नहीं जा सकता है। गांधी जी इसे समझते थे और इसीलिए गांधी ने ये कही कि अंग्रेजी मुँह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं। आज हम देखें कि पूरे भारत में ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है। दुनिया के पूरे बाज़ार हमारे देश में आ चुके हैं। उन्होंने अपना सामान बेचने के लिए हिंदी को एक माध्यम बनाया। हिंदी को उन्होंने बहुत ही तवज्जो नहीं दी, बल्कि लोगों तक पहुँचने के लिए माध्यम बनाया और वो पहुँचे। किसी प्रोडक्ट्स को हमारे ही अभिनेताओं के द्वारा प्रचारित करके हमें ही बेच दिया जाता है और हमारे पास तकनीकें अपनी भाषा में मौजूद नहीं होती है और हम या होती भी है तो उसके प्रति हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपनी अपने विज़न को नहीं रख पाते हैं। अपने ही उत्पाद को हम घटिया समझने लगते हैं। हम अभिनेताओं के द्वारा कहे गए प्रचार पे या विज्ञापनों पे हम उनकी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। बाज़ार ने हमें इस तरह से भाषा के आधार पे ज़रूरतमंद बना दिया है कि हम उसे अगर खरीद लेते हैं उस प्रोडक्ट्स को, तो हम समझते हैं कि हम आधुनिक हैं। यह आधुनिकता बोध जो थोपा गया है हम पर, यह अंग्रेजी के द्वारा थोपा गया है या विदेशी भाषाओं के द्वारा थोपा गया है, जो कि हमारे यहाँ जिसके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हम उसको खरीदते हुए अपने सामानों को, अपने प्रोडक्ट्स को जब हम हेय दृष्टि से देखते हैं, अपने घर में बनाए गए सामानों को जब हम ओछा समझने लगते हैं, तो इससे 2-3 चीज़ें प्रभावित होती हैं। सबसे पहले इसका एक जो प्रभावित करने वाला क्षेत्र होता है, वह होता है कि हमारे जो अपना पैकेट का पैसा है, वह किसी दूसरे देश में जाता है। दूसरी बात है कि हम जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हमारे घरों में हैं, हमारे समाज में हम हमारे द्वारा क्रिएट की गई है, वो एक तरह से उसको हम हेट करते हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं और एक तरह से उसको देहाती कह के इग्नोर करते हैं, जिससे कि अ, भारतीय का जो अर्थव्यवस्था है, एक तरह से जो गाँव में रहने वाली 70% आबादी है, उसको हम एक तरह से इग्नोर करते हैं, जिसके कारण आज गाँव की जो पलायन की स्थिति है, शायद इसी के कारण है। शहरों का विकास एक तरफ है और गाँव का विकास जिस रूप में आज देख सकते हैं आप, तो आपको ये अंतर साफ पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। हमारे गाँव के जो साधारण पढ़े-लिखे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, आम तौर पर मज़दूर बनने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। पलायन उनके लिए संभावनाओं की तलाश है, मगर वह मजबूरी भी तो है। हमने ग्राम्य संस्कृति को कहीं से भी अ, बैकअप नहीं दिया और जब नहीं बैकअप दिया तो अ, इसके कारण वह ग्राम्य संस्कृति से जुड़े हुए जो उत्पाद थे, वो धीरे-धीरे हतोत्साहित होते गए, उस कमतर होते गए। आज हम खादी ही कहाँ पहनते हैं? हर घर में खादी नहीं पहनते हैं। इसके कारण है क्या कि जो दूसरे देशों के ब्रांडेड उत्पाद हैं, वो चलन में आ गए हैं और
ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम आज भी देखते हैं भारतीय समाज को अंग्रेजी भाषा के प्रति काफ़ी मोहग्रस्त देखते हैं। आप इन चिंताओं को और भी समझेंगे जब आप अपनी आँखों को खोलकर देखना शुरू करेंगे। आप चाहे टीवी देखिए या किसी भी चैनल को देखिए, या मनोरंजन के तमाम जो साधन मौजूद हैं, उसमें देखिए कि कितनी देशीयता है। अगर उसमें देशीयता नहीं है, अगर उसमें भारतीयता का अंश नहीं है, तब तो वो निश्चित रूप से आयातित है। और आयातित इसलिए है क्योंकि हम उसको अपनाना चाहते हैं, और हम उसको अपनाना चाहते हैं तो आखिर हम स्वतंत्र कैसे हुए? सवाल ये है। हम कैसे आज़ाद हो गए? अंग्रेज चले गए, मगर अंग्रेजियत के हम गुलाम तो रह ही गए। विदेशी कंपनियां हमें अपने अपना ज़रूरत बताते हुए वो अपना प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो फिर हम कैसे कहें कि हम उससे उसके चंगुल से निकल गए? अंग्रेज अगर गुलाम हमें बनाए हुए थे, तो इसका एकमात्र कारण था कि वो उसके केंद्र में व्यापार था। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और अपना बनाया हुआ उत्पाद हमें बेच जाते थे। आज अगर सहजता से यही काम अगर भाषा करती है, तो गांधी जी की जो ये बात थी कि ये मूर्खता है, तो ये तो सच्ची बात है। हम बस अंग्रेजी ज़ुबान जानकर और यह सोचकर कि अंग्रेजी में जो चीज़ें हो रही है, वही आधुनिकता का पैमाना है, तो बस हम दूसरे की भाषा से किसी एक्टर्स के कहने पर खरीद लेते हैं, या बाज़ार के प्रपंच में आकर उसको हम जब आत्मसात कर लेते हैं, तो उसके साथ ही हम सब कुछ अपना छोड़ दे रहे हैं। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि एक भाषा के तौर पे जब हम किसी विदेशी भाषा के लिए मोहग्रस्त होते हैं, तो वह कितना नुकसानदेह होता है, और उससे हमारा जो सामाजिक ढाँचा है, वह किस तरह कमज़ोर होता है। सामाजिक ढाँचे के साथ-साथ जो अपने इतिहास, अपने अर्थशास्त्र, इसके प्रति जो इग्नोरेंट का भाव जनरेट होता है, उससे हम कितना वह हमारे भविष्य के लिए कितना खतरनाक है, गांधी जी ने इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की है। आप आशा है इसे पढ़कर गांधी जी की बातों को समझ पाएँगे, और राष्ट्रपिता के उन संदेशों को आत्मसात कर पाएँगे कि जो आज़ादी की मूल भावना है, उसकी रक्षा कैसे हो। हम लोग कहते हैं सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। आज कितने सरफ़रोश आप हैं, अगर आप ये सब सोच पाएँगे, तभी असल मायने में सरफ़रोश हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज भर इतना ही, अगले चैप्टर में फिर दूसरे नए विषय पर बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।